तो पिछली क्लास में हमने पैरेलैक्स मेथड, एंगुलर साइज वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। अब बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस यानी साइज ऑफ मॉलिक्यूल की। तो टू मेजर अ वेरी स्मॉल साइज लाइक दैट ऑफ मॉलिक्यूल वी हैव टू अडॉप्ट स्पेशल मेथड। ठीक है, एक छोटा साइज नापना तो एक स्पेशल मेथड लगाना पड़ेगा। वी कैन नॉट यूज़ अ स्क्रू गॉश और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात हो रही है ना। 10⁻⁻10 मीटर बहुत ही छोटा होता है। इवन अ माइक्रोस्कोप हैज़ सर्टेन लिमिटेशन, और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूजेस विजिबल लाइट टू लुक एट द सिस्टम अंडर द इन्वेस्टिगेशन, है ना। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि उसमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ देखनी है तो हमें लाइट चाहिए, है ना। जिससे लाइट अगर टकरा के उस ऑब्जेक्ट से आती है तभी हमें दिखता है वो ऑब्जेक्ट। तो विच एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे क्लास 12th में। फॉर विजिबल लाइट द रेंज वेवलेंथ इज़ फ्रॉम, अच्छा, तो जो लाइट हमें दिखती है ना, उसमें उसकी रेंज जो होती है वो 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग टू 7000 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये मैं वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जब आर्मस्ट्रॉन्ग बोलूँ तो ऐसा समझना कि कोई साइंटिस्ट का नाम है, या फिर मीटर को अलग तरीके से बोलने का तरीका है ना। अब मैं बार बार 10⁻⁻10 मीटर ना बोल के मैं आर्मस्ट्रॉन्ग बोलूँगा। ठीक है, तो ये वेवलेंथ है एक लाइट की। हेंस एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजॉल्व पार्टिकल्स विद साइज स्मॉलर देन दिस। तो इससे कम साइज़ के पार्टिकल को नहीं रिजॉल्व कर पाता। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी फाउंड फोकस्ड पर बाय प्रॉपरली डिज़ाइनिंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, है ना। इलेक्ट्रॉन बीम जो होती हैं वो फोकस करेंगे किस पे? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स पे। तो रिजोल्यूशन ऑफ सच इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ लिमिटेड फाइनली बाय द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो बिहेव एज वेव, जो कि हम अगेन क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन को वेव में भी देख सकते हैं। ये वेव जिन्हें कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ही होता है। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी एज स्मॉल एज द फ्रैक्शन ऑफ द आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग का फ्रैक्शन। सच इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विद अ रिजोल्यूशन ऑफ 0.6 आर्मस्ट्रॉन्ग हैव बीन बिल्ट, तो दे कैन ऑलमोस्ट रिजॉल्व एटम्स एंड मॉलिक्यूल इन अ मटेरियल। In recent time, tunneling microscopy has been developed, in which again the limit of resolution is better than an Armstrong. It is possible to estimate the size of molecule. कितना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। टनलिंग माइक्रोस्कोपी कहेंगे इसको, जिसमें हम इवन 0.6 आर्मस्ट्रॉन्ग की रिजोल्यूशन को भी देख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करके। तो कभी पढ़ना हो तो सर्च करना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में और टनलिंग माइक्रोस्कोपी के बारे में। हैज़ बीन डेवलप विच गेन द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज़ बेटर देन आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। तो इट इज़ पॉसिबल टू एस्टिमेट साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ये अच्छी बात हो गई। द सिंपल मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ऑयलिक एसिड। ये ऑयलिक एसिड क्या होते हैं? देखो लिखा भी है, ऑयलिक एसिड इज़ अ सोपी लिक्विड विच लार्ज मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁹ मीटर। यानी है सोपी लिक्विड मगर मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा है, तो देखना आसान पड़ता है ना। द आइडिया टू द फर्स्ट फॉर्म मोनो मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ ऑयलिक एसिड ऑन वाटर सरफेस। वी डिजॉल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड इन एल्कोहल टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूरा सिस्टम बना रहे। देन वी टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब of this solution and dilute it to 20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी हमने क्या करा समझना है बात को। हम डाइल्यूशन की जब मैं बात करूं तो एक तरह से बोल सकते हैं कि तुमने लेमन जूस बनाया और ज़्यादा ही नींबू डाल दिया, तो उसमें पानी मिलाते हैं तो डाइल्यूट कर रहे हैं असल में। तो वैसा ही कुछ करा। स्टार्टिंग में मैंने क्या करा, ओलिक एसिड को अल्कोहल के साथ मिलाया। ठीक है, फिर उस मिक्सचर का 1% ले लिया मैंने, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया मैंने, और उसको मिला दिया 20 सेंटीमीटर क्यूब बना के पानी के साथ डाइल्यूट करने के लिए। ठीक है, यूजिंग अल्कोहल। अच्छा, अल्कोहल का भी यूज़ करा। सो द कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो समझना कि 1/20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब क्यों करा, है ना। नेक्स्ट भी lightly sprinkle some
lycopodium powder on the surface of water in a large rough and we put 1 drop of this solution in the water. तो हमने क्या करा, सॉल्यूशन की 1 ड्रॉप डाल दी पानी में and the oleic acid drops spread into thin layer and roughly circular film of molecule जिसकी थिकनेस जो थिक होती है वाटर सरफेस के ऊपर. देन वी क्विकली मेजर द डायमीटर ऑफ दिस थिन फिल्म. तो इसका डायमीटर निकाल लेंगे. ठीक है, तो मान लो कि हमें एरिया ए मिलता है जिस एरिया में है ये. सपोज वी हैव ड्रॉप्ड एन ड्रॉप्स डाली पानी की, एरिया ए मिला. हमें डिटरमाइन करना था वॉल्यूम हर ड्रॉप का. तो 20 सेंटीमीटर क्यूब मान लेते हैं वॉल्यूम, मीटर क्यूब में होता है ना. तो वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप क्या हो जाएगा, एन वी सेंटीमीटर क्यूब. ये पेपर में आ सकता है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती है असल में. अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एन वी अपॉन 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब. क्योंकि इतना ही परसेंटेज था, है ना, इतना ही फ्रैक्शन था असल में ओलिक एसिड का एक सॉल्यूशन में. तो हमने 1/20 इंटू 20 कर दिया. तो ये सॉल्यूशन ऑफ ओलिक एसिड स्प्रेड वेरी फास्ट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर एंड फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ थिकनेस टी. मान लो थिकनेस टी हो गई. थिकनेस क्या होती है, जैसे तुम एक नोटबुक या बुक लेते हो तो उसका पेज जो कितना मोटा है ना. जैसे क्लासमेट का पतला सा पेज होता है, या फिर A4 शीट उससे भी पतला होता है ना, ऐसा कुछ. इफ़ दिस स्प्रेड्स टू फॉर्म अ फिल्म ऑफ एरिया ए सेंटीमीटर स्क्वायर देन द थिकनेस ऑफ द फिल्म इज, थिकनेस जो होती है वो वॉल्यूम अपॉन एरिया होती है, जाहिर सी बात है ना. तो एन वी 20 इंटू 20 ए सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगी थिकनेस. तो इफ़ वी अज्यूम दैट फिल्म हैज़ मोलिकुलर थिकनेस देन दिस बिकम द साइज और डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ओलिक एसिड. जाहिर सी बात है, अगर मान लो मोनोमोलिकुलर थिकनेस क्या होती है, एक ही मॉलिक्यूल है जिससे, मान लो एक कंचा है, ठीक है, और कंचा या मार्बल कुछ भी मान लो, गोल सा मार्बल है. अब वो उसकी थिकनेस क्या बोलेंगे, हमें उसका डायमीटर बोलेंगे. तो वही चीज़ हुई है, मैं एक साथ 2-3 कंचों को एक साथ लगा के नहीं बात कर रहा हूँ, मैं थिकनेस को मान रहा हूँ एक मॉलिक्यूल. गोल होता है ना मॉलिक्यूल लगभग. देन दिस बिकम्स द साइज एंड डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल. द वैल्यू ऑफ दिस थिकनेस कम आउट टू बी ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻9 मीटर, या 10 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं, ज़्यादा सिंपल रहता है. कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. तो अब आ जाते हैं एग्जांपल पे. 2.5 कह रहा है कि साइज़ ऑफ न्यूक्लियस जो है वो स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ अ शार्प पिन, व्हाट रफली इज़ द साइज़ ऑफ एटम. ठीक है, तो न्यूक्लियस का साइज़ रेंज होती है उसकी -15 से लेके -14 तक. तो क्या साइज़ होगा एटम का. अज्यूम टिप ऑफ द पिन इज़ टू बी रेंज ऑफ -5 से -4. तो द साइज़ ऑफ न्यूक्लियस इज़ इन द रेंज ऑफ -15 से -14 मीटर. तो टिप ऑफ शार्प पिन टेक टू बी रेंज ऑफ -5 से -4 मीटर. Thus we are scaling up to the factor of 10⁻10 an amount, an atom roughly of the size 10⁻−10 meter will be scaled up to the size of 1 meter. Thus a nucleus in the atom is as small as size of the tip of sharp pin placed at the center of a sphere of radius about 1 meter long. समझ में आया कैसे इन्होंने चीज़ों को एक्सपैंड करा एक सोचने का तरीका बनाने के लिए. यानी छोटा सा एक, अगर हम एटम को 1 मीटर रेडियस मान के चलें तो उसके सेंटर में जो टिप लगेगी ना पेंसिल की, उतना हमारा न्यूक्लियस होगा. यानी 10⁻10 टाइम ज़्यादा होता है एटम बड़ा देन द न्यूक्लियस. ठीक है, दूर न्यूक्लियस से. रेंजेस ऑफ लेंथ पे आ जाते हैं. हमारा ऊपर वाला टॉपिक क्लियर हो गया एक तरह से. साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कम अक्रॉस इनटू द यूनिवर्स वेरी ओवर अ वेरी वाइड रेंज, है ना. दीज मे बी वेरी फ्रॉम द साइज 10⁻⁻4 मीटर टू टाइनी न्यूक्लियस, सॉरी -14 मीटर से ले टाइनी न्यूक्लियस ऑफ एटम जिसका ऑर्डर 26 मीटर होता है. सॉरी, जिसका ऑर्डर इतना छोटा होता है और से लेके पूरे यूनिवर्स तक का 10⁻26 मीटर, है ना. तो टेबल गिव द रेंज एंड ऑर्डर ऑफ लेंथ एंड साइज ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स के रेंज दे रही हैं, और साथ में ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना, ये पूछी जा सकती हैं या पता होनी चाहिए कि कुछ स्पेशल लेंथ यूनिट होती हैं, जैसे कि मैंने आपको एंगस्ट्रॉम ऊपर बताई थी. तो वैसे ही फर्मी होती है 10⁻−15 मीटर. ठीक है, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻−10 मीटर. और सिंबल डिफाइन कैसे करते हैं ये देख लेना. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ. पूछा जाता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे कहते हैं, या
कभी कभार बोलते हैं कि 1 AU कितने के बराबर, कितने मीटर होता है, तो 1.5 अप्रॉक्सीमेटली ये नहीं होता, मतलब 1.5 बोल देना बहुत गलत बात है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। क्योंकि अगर मैं 1.496 को 1.5 बोल दूँ, इसके आगे ज़ीरो देखो कितने हैं, 11 ज़ीरो हैं, ठीक है, यानी लाख करोड़ों रुपए का नुकसान उससे भी ज़्यादा है यार, समझ रहे हो? अगर तुम इसको पैसे के हिसाब से देखो तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अगर नेगेटिव में जाता तो चलो एक पल को कह भी सकते थे, क्योंकि पॉइंट के पीछे के नंबर को हम राउंड कर सकते हैं, यहाँ राउंड नहीं होता। तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर हो जाएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि है एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से सन की दूरी इतनी है। 1 लाइट ईयर कितना होता है, LY, ठीक है। मीटर में बताएं तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, यानी उससे भी बड़ा डिस्टेंस दैट लाइट ट्रैवल विद वेलोसिटी ऑफ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन 1 ईयर। अच्छा, तो लाइट ईयर जो होता है, कोई पूछे लाइट ईयर क्या होता है, तो बोलेंगे कि लाइट ट्रैवल कर रही है जिस वेलोसिटी से एक साल में, उसको लाइट ईयर कहते हैं। सोच के देखो, तुम लेज़र लाइट की बात करते हैं, तुम जैसे जलाते हो सामने बिल्डिंग है उस पर आ जाती है, तो वो स्पीड रहेगी अगर, यानी सी जो होती है स्मॉल सी, स्पीड ऑफ लाइट को कहते हैं वैक्यूम में, है ना, 3 इंटू 10⁸ होती है लगभग। तो इस स्पीड से अगर एक साल तक लाइट जाएगी तो उसको 1 लाइट ईयर कहेंगे। और वो कितना होता है भाई, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। पार्सेक क्या होता है, ये इससे भी उससे भी बड़ा होता है। तो पार्सेक इज़ द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट सबस्टैंड एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। ये थोड़ा कठिन चीज़ है, हार्ड चीज़ है, इसके बारे में सर्च करना तुम्हें पता चलेगा, जब उसमें तुम्हें फिगर वगैरह दिखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो पार्सेक बेसिकली 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, यानी अब तक का लाइट ईयर से भी बड़ा होता है। तो है क्या ये डिस्टेंस है एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड, ठीक है। मतलब एक आर्क सेकेंड का एवरेज रेडियस कहाँ पे बनता है, ठीक है, ये भी एवरेज बोला है, तो सोच सकते हो क्या होगा। तो ये है मेजरमेंट ऑफ मास पे आएंगे, अभी शायद ये टॉपिक हो गया, हाँ, ज़्यादा नहीं खींचते हैं, पढ़ लेना अगर जो तुम्हें पढ़ना हो एक्स्ट्रा, है ना, इसके बारे में जानना हो तो। मेजरमेंट ऑफ मास कह रहे हैं, मास बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की, हर मैटर पे मास होता है, डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह वगैरह, ठीक है। SI यूनिट होती है kg, और डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट है, जिसको मैंने आपको शायद पहली क्लास में ही बता दिया था कि प्लैंक कांस्टेंट को कैसे मास को डिफाइन करेंगे। तो डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट H to be 6.62 into 10⁻34 when expressed in unit joule second, which is equal to kg meter square per second, है ना, where the meter and the second are defined in terms of C and del VCS, CGM की फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी फर्स्ट क्लास में, है ना, तो वही इसको दोबारा से लिख दिया इन्होंने मेजरमेंट ऑफ मास के लिए। शायद टेबल जो होगी वो नीचे होगी, देखेंगे टेबल को बाद में। कह रहे हैं while dealing with atom and molecule the kilograms is a unconvenient unit। सही बात है, हर एक एटम kg में देखेंगे तो कितना गलत लगेगा, है ना। इन दिस केस देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, जिसको हम कहते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, क्लास 9th भी याद आ गई मेरे को, विच हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड फॉर एक्सप्रेसिंग द मास ऑफ एटम, ठीक है, जिसको एटम के मास को निकालने के लिए बनाया गया था। तो 1 यूनिफाइड यू क्या बोलते हैं उसको, AMU कहते हैं ना, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 U होता है 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन, 12 एटम आइसोटोप होता है, 12 आइसोटोप, यानी 6 उसका एटॉमिक नंबर रहेगा, 12 मास रहेगा, इंक्लूडिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। तो मास ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय कॉमन बैलेंस लाइक यूजिंग ग्रॉसरी शॉप, जैसे किराने का सामान होता है ना। और लार्ज मासेस इन द यूनिवर्स, जैसे प्लैनेट स्टार का मास निकालना हो तो वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी मेजर्ड इन यूजिंग ग्रेविटेशनल मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे बड़ी चीज़ों का मास निकालना हो। तो ये चीज़ें तुमने क्लास शायद 10th में ही देखी थी तुमने, नहीं 9th में भी था, हाँ
ग्रेविटेशन तुम्हारा 9th में चैप्टर था, तो उसमें मैंने बताया था, ठीक है, जिसने पढ़ा है। और इस बार हम डिटेल में जाएंगे, आने दो चैप्टर 8 को, ठीक है। फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेज ऑफ एटम सब एटम पार्टिकल वी मेक यूज ऑफ mass spectrography, in which radius of the trajectory is proportional to the mass of charged particle moving in uniform electric and magnetic field। तो बोल रहे हैं कि अगर एक स्मॉल मास को मेजर करना है ना, तो हम यूज़ करेंगे मास स्पेक्ट्रोग्राफी, इसमें रेडियस ऑफ द ट्रैजेक्टरी इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल इज मूव इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अलग, ठीक है। वो कहते हैं हाई लेवल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ ट्रैजेक्टरी पता है आपको क्या होता है? जैसे टेंजेंट होता है ना, तो एक डायरेक्शन होती है ट्रैजेक्टरी की, उसका रेडियस जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, यानी आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है। और एम क्या है? चार्ज पार्टिकल का, तो एम सी कह सकते हैं, चार्ज पार्टिकल का मास। और वो किस में मूव हो रहा है? कंडीशन दे रखी ईएम फील्ड में। तो बहुत कुछ कंडीशंस है। रेंजेस ऑफ मास क्या होते हैं? जैसा अभी आपको मैंने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले आपको लेंथ की रेंज बताई थी, लाइट ईयर आ गया था, पारसेक आ गया था, यानी स्मॉल में फर्मी, एमस्ट्रॉन्ग आ गया था। तो यहाँ पे मास की भी रेंज होती है। तो मास वेरी करता है बहुत वाइड रेंज में, जैसा कि आपको पता है कि -30 kg से लेके 10⁻³ से लेके एक इलेक्ट्रॉन होता है, से लेके 10⁻55 kg ऑफ द नोन यूनिवर्स, ठीक है। ह्यूज मास ऑफ अबाउट 55, यानी 10⁻55 यार। और ये नॉन यूनिवर्स है, यानी पता नहीं इससे भी भारी चीज़ है या नहीं। तो टेबल 2.4 दिखा रही है हमें, हम उसको भी देखने जा रहे हैं, और ऑब्जेक्ट के मास दिखा रही है। तो हाँ, तो ये थी हमारी टेबल, वो लेंथ वाली, जिसको मेरे को पहले डिस्कस कर लेना चाहिए था। बात एक ही है, प्रोटॉन का साइज़ जो होता है, मैं थोड़े बहुत ही लेता हूँ यहाँ से। प्रोटॉन का साइज़ होता है -15, ठीक है, फर्मी में होता है। और न्यूक्लियस का साइज़ -14 के आसपास, यानी वही 10 फर्मी। तो हाइड्रोजन हो गया, वायरस का देख लो भाई, इतना छोटा साइज़ होता है। और सबसे ज़्यादा साइज़ देखते हैं हम, तो डिस्टेंस टू द बाउंड्री ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, ठीक है, कितना दूर हम यूनिवर्स को देख सकते हैं, वो है 10⁻26, ठीक है। और एंड्रोमीडिया गैलेक्सी, तुम्हें नया टर्म मिल गया सर्च करने को, ठीक है, सर्च करना है इसको, एंड्रोमीडिया गैलेक्सी के बारे में। 22 होता है 10⁻, मेरे को भी नहीं पता। हमारी गैलेक्सी का तो 21 है 10⁻, ठीक है। और प्लूटो फ्रॉम सन है 10⁻13। यही सारे नॉन डिस्टेंस है। आ जाते ये जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 10⁻30, ठीक है। प्रोटॉन थोड़ा भारी होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। और सबसे ज़्यादा हमारा यूनिवर्स का मास है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अगर पूरे यूनिवर्स को एक साथ नापेंगे, ठीक है, कभी सोचा तुमने कि कैसे करेंगे कि एक यूनिवर्स का मास निकालना है? तो ये सब के लिए देखो, एक तो ग्रेविटेशन हो गया, और दूसरा और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो कि थ्योरेटिकल भी कह सकते हैं जिनको, या फिर प्रैक्टिकली ज़्यादा एविडेंस नहीं है, तो हम यही मान के चलते हैं, ठीक है। बाकी आप पता लगा सकते हो। मेजरमेंट ऑफ टाइम, अब टाइम की बात करते हैं। हमने लेंथ भी देख लिया, मास भी देख लिया, अब टाइम आता है। तो मेजर एनी टाइम इंटरवल वी नीड अ क्लॉक, जाहिर सी बात है। तो नाउ वी यूज़ एन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, विच इज़ बेस्ड ऑन द पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन द सीजियम एटम। खास चीज़ है, बोल रहे हैं कि हमें पीरियोडिक वाइब्रेशंस को पकड़ना है। जो कौन बना रहा है? सीजियम का एटम बना रहा है, असल में ये फ्रीक्वेंसी निकलवा रहा है अपने अंदर से। दिस इज़ द बेसिस ऑफ सीजियम क्लॉक, समटाइम कॉल्ड एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक का नाम सुना होगा ना, वो सीजियम क्लॉक ही होती है, ठीक है। यूज्ड इन द नेशनल स्टैंडर्ड, यानी जो एक्यूरेट टाइम बताती है। जैसे सेकंड होता है, वैसे मिली सेकंड होता है, उससे भी नैनो सेकंड होता है, ठीक है। नैनो का मेरे को नहीं पता, मगर इतना मिली का तो बता ही देती है आसानी से। Used in the national standards. Such standards are available in many laboratories. So in cesium atomic clock, the second is taken as the time needed for, बोलो ये नंबर, चल बोलता हूँ, 9192631770 vibrations of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground states of cesium 133 atom, ठीक है। ये चीज़ें, ये सारी टर्म्स डाल देते हैं बच्चों को फर्स्ट सेकंड चैप्टर में, तो बच्चे फिजिक्स से खौफ खाते हैं ना। कुछ नहीं है ऐसा,
मत सोचना कि हर कॉम्प्लेक्स चीज़ पेपर में आती है, और ये तो चीज़ बहुत अलग ही है, ठीक है, हाई लेवल कहते हैं, कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि इतनी वाइब्रेशंस है, ठीक है, मैं इसको 9 समथिंग समथिंग बोलूँगा, ठीक है, 1 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 9 इंटू 10⁻9 हो गए वाइब्रेशंस, ठीक है। 9 इंटू 10⁻9 को मैं 10⁻10 ही बोल देता हूँ, ज़्यादा ही, इतना वैसे करते नहीं है, मगर मैं तुम्हें बताने के लिए बार बार ना बोलना पड़े। तो एक सीजियम एटॉमिक क्लॉक जिसमें सेकंड जो होता है वहाँ, उसको हम बोलते हैं 10⁻10 वाइब्रेशंस ऑफ अ रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजेक्शन बिटवीन। तो देखो 10⁻10 वाइब्रेशंस हुई, अब उसकी रेडिएशन जो निकलेगी ना, उससे ट्रांजिशन होगी। अब ये सब तुमने पढ़ोगे तुम, ठीक है, क्या ट्रांजिशन होती है जब हाइपर फाइन लेवल होते हैं, एक जैसे तुमने शेल्स देखे होंगे वैसे ही लेवल होते हैं। और ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम एटम 133, ठीक है, सीजियम 133 इसलिए बोला है क्योंकि जितना क्या होता है रेडियो एक्टिव, या कह सकते हैं कि स्टेबल नहीं होता, उतना ज़्यादा बेटर रहता है। तो वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम रेगुलेट द, रेडियो एक्टिव तो नहीं है सीजियम, द रेट एट विच दिस सीजियम एटम atomic clock just has to vibrate for the balance will regulate an ordinary wristwatch, or the vibration of a small quartz crystal regulate a quartz wristwatch। तो देखो नई चीज़ पता चल गई तुम्हें। अगर तुम्हें नहीं पता क्वार्ट्ज की घड़ी होती है, एक तो मैं कंपनी का नाम भी सुन रखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि पहले तो ये सुन लो कि वाइब्रेशन ऑफ सीजियम एटम रेगुलेट द रेट एट विच दिस सीजियम एटॉमिक क्लॉक जस्ट हैज़ टू वाइब्रेट, है ना। तो सीजियम एटम क्लॉक में क्या होता है कि किस रेट पे वाइब्रेट कर रही है, उसको बैलेंस करना होता है, रेगुलेट करते हैं ऑर्डिनरी रिस्ट वॉच से, ठीक है, जो हम आम इंसान पहनते हैं। उसमें क्या होता है, वाइब्रेट होता है स्मॉल क्वार्ट्ज क्रिस्टल, उसमें क्वार्ट्ज का क्रिस्टल वाइब्रेट हो रहा होता है, वो जो रेगुलेट करता है क्वार्ट्ज की रिस्ट वॉच को, तब जाके सेकंड काउंट होता है। तो सीजियम एटॉमिक क्लॉक हैव अ वेरी आर वेरी एक्यूरेट, ठीक है, बहुत एक्यूरेट होती हैं। इन प्रिंसिपल दे प्रोवाइड पोर्टेबल स्टैंडर्ड, द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम इंटरवल सेकेंड्स एज वेल एज द फ्रीक्वेंसीज मेंटेन थ्रू 4 सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स, ठीक है, यानी एग्जैक्ट चल रही हैं, चारों सीजियम एटॉमिक क्लॉक्स एग्जैक्ट चल रही हैं। तो सीजियम एटॉमिक क्लॉक जो है वो नेशनल फिजिक्स लेबॉर्ट्री NPL न्यू दिल्ली में रखी हुई है, जाके देखना यार, मैं तो दिल्ली में ही हूँ, मैंने नहीं देखी अभी तक, ठीक है, असल में मैंने ये अपनी क्लास में स्किप कर दिया था, ठीक है, देखेंगे हम भी। तो ये नेशनल फिज़िकल लेबॉर्ट्री जो है उसमें है। चलो मैं आज ही देखता हूँ कि कहाँ है ये असल में। इन अवर कंट्री NPL हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस इम्प्रूवमेंट ऑफ फिज़िकल स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग दैट ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये सारे फिज़िकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का काम हमारा नेशनल फिज़िकल लेबॉर्ट्री का है। तो नोट दैट द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ लिंक्ड टू दिस सेट ऑफ एटॉमिक क्लॉक, ध्यान देना। तो IST जो आता है वो एग्जैक्ट टाइम आता है। द एफिशिएंट सीजियम एटॉमिक क्लॉक आर सो एक्यूरेट दैट दे इम्पार्ट द अनसर्टेनिटी इन टाइम रियलाइजेशन एज, कुछ खतरनाक बोल दिया इन्होंने, हाँ, वाह, क्या कमाल है, ठीक है। अभी तुम अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ोगे, बताएंगे तुम्हें वो भी। +/(1 × 10⁻15) दैट इज़ द पार्ट इन 10⁻15। सोच रहे हो अनसर्टेनिटी के चांसेस कितने कितने कम है, मतलब हमारे लिए तो क्या ही बोलना, ठीक है, हमें तो पता भी नहीं चलेगा। असल में क्या होता है कि जब हम पढ़ेंगे डायमेंशंस वगैरह, शायद 3rd चैप्टर है, तो शायद नहीं ये इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम, है ना, ये 2nd ही चल रहा है। तो प्लस माइनस मतलब होता है कि जैसे एक बच्चा है, उसके कभी नंबर अच्छे आते हैं, 90 नंबर मान के चलो उसके, तो कभी उसके 91 आ जाते हैं, कभी 89 आ जाते हैं, है ना, आगे पीछे चलता है, तो ये अनसर्टेनिटी है उसकी। मगर ये तो चलो 1 बोलते हैं ना, 1 से अनसर्टेन है, मगर ये तो 10⁻15 से अनसर्टेन है, यानी अगर इतने कम अंतर भी होगा तो फ़र्क नहीं पड़ता, मगर नाम भी एटॉमिक क्लॉक इसलिए ही पड़ा है। तो ये इम्प्लाई करता है कि अनसर्टेनिटी गेन ओवर टाइम बाय सच अ डिवाइस इज़ लेस देन 1 पार्ट इन 10⁻15, ठीक है। तो दे लूज और गेन नो मोर देन 32 माइक्रोसेकेंड्स इन 1 ईयर। तो एक साल में 32 माइक्रोसेकेंड लूज या गेन होते हैं। तो इन व्यू ऑफ द ट्रेमेंडस एक्यूरेसीज टाइम मेजरमेंट, द SI यूनिट ऑफ लेंथ हैज़ बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स द पाथ लेंथ लाइट ट्रैवल्स इन सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो इस
तो एक्यूरेसी, टाइम की एक्यूरेसी की वजह से हमने लेंथ की एसआई यूनिट को क्या करा, एक्सप्रेस कर दिया पाथ लेंथ से, लाइट की जो ट्रैवल करती है एक टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो 1/299 या 1/299, 792, 458 ऑफ द सेकेंड। तो असल में हमने ये सेकेंड का पार्ट ले लिया। तो टाइम इंटरवल ऑफ इवेंट दैट वी कम अक्रॉस इन द यूनिवर्स वेरी ओवर अ वाइड रेंज। तो टेबल 2.5 बताती है कि रेंज और ऑर्डर ऑफ टिपिकल टाइम इंटरवल, ठीक है, देखने वाले हैं। यू मे हैव नोटिस दैट द इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस बिटवीन द नंबर अपीयर ऑन द टेबल 2.3 एंड 2.5। रुको फोकस आने तो, हाँ, नोट दैट द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अवर यूनिवर्स इज अबाउट 10⁻41, ठीक है, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट के बीच में रेशियो। तो इंटरेस्टिंग इनफ द रेशियो ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल एसोसिएट विद द इवेंट एंड ऑब्जेक्ट इन अवर यूनिवर्स इज ऑल्सो अबाउट 10⁻41। देख रहे हो, यानी मैं किसको कंपेयर कर रहा हूँ, मैं लेंथ को टाइम से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही ये क्वांटम वाली चीज़ है और रेशियो बराबर से आ रहे हैं। दिस नंबर 10⁻41 कम्स अप अगेन इन टेबल 2.4। तो इसका मतलब क्या है कि जो कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, यानी लेंथ, मास, टाइम, ये सारी चीज़ें। तो रेशियो ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलर मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अवर यूनिवर्स इज अबाउट 10⁻41 का स्क्वायर। इज दिस अ क्यूरियस कोइंसिडेंस बिटवीन दीज लार्ज नंबर्स या फिर प्योरली एक्सीडेंटल। तो हमारे लिए क्वेश्चन आ जाता है, हम जैसे जो यंग माइंड है उनके लिए क्वेश्चन आ जाता है टू पॉन्डर अपॉन, ठीक है। अब मेरा दिमाग इतना वो नहीं हो पाया कि मतलब रिस्ट्रिक्ट हो गया, एक तरह से बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, जैसे तुम आगे बढ़ते हो तो वैसे तुम्हारा भी हो ही गया होगा, 11वीं कक्षा तो है, तब तो हो ही जाता है ना, स्कूल का प्रेशर वगैरह। मगर जिसका दिमाग खुल रखा है, जो खोल सकता है ना, ऐसी बात नहीं है कि मेरा बंद ही हो गया टोटल, है ना, या हमारा बंद हो गया, ज़रूरी नहीं है। जितना ज़्यादा उस चीज़ पे ध्यान रखोगे, है ना, जितनी रिसर्च वगैरह करोगे, मज़ा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। फिज़िक्स तुम्हारे लिए बनी है। आगे बढ़ते हैं, एक्यूरेसी प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड एरर्स इन मेजरमेंट, ठीक है। मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट क्लास में कराऊँ, आज ज़्यादा हो गया, मतलब क्या हो गया, आज के लिए बहुत कुछ तुम्हारे सोचने के लिए हो गया। मैं टेबल देख लेता हूँ, टेबल मैंने वेयर दैट टेबल, हाँ, ये टेबल देख लेते हैं, उसके बाद आते हैं इस पर, एक्यूरेसी प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड एरर ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। ये जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये एरर का कॉन्सेप्ट टॉपिक ही पूरा अलग है और पेपर में आते ही आता है क्वेश्चन इससे, ठीक है, और समझने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो एक बार टेबल पे थोड़ा नज़र डाल लेते हैं कि टाइम का इंटरवल का रेंज क्या है। जैसे लाइफ स्पैन ऑफ मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल 10⁻24, यानी इतना, जैसे हम बोलते हैं कि हम 100 साल जीते हैं, तो ये 10⁻24 सेकंड जीता है, ठीक है। बहुत ही, मैं क्या बोलूँ अब, हम मतलब तुम समझ गए ना कितना कम टाइम है। टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर लाइट टू क्रॉस अ न्यूक्लियर डिस्टेंस 10⁻22, है ना, उससे भी कम होता है हमारा अनस्टेबल पार्टिकल। फिर पीरियड ऑफ एक्स रेज और एटॉमिक वाइब्रेशन सब कुछ दे रखा है। मैं एज ऑफ यूनिवर्स की बात करता हूँ, 10⁻17 हो गई, ठीक है। अगर तुम्हारा छोटा भाई 10 साल का है तो बोल देना कि तेरे से 10⁻16 साल बड़ा यूनिवर्स है, ठीक है, टाइम्स ज़्यादा यूनिवर्स की एज है। कोई एज ऑफ यूनिवर्स या फिर डायनासोर कब एक्सटेंट हुए थे, 10⁻15 पे, ठीक है। यानी यूनिवर्स जब बना था उसके 10⁻2, यानी एक सेंचुरी बाद हमारे डायनासोर जो थे वो भी आना प्रकट होना शुरू हो गए थे या फिर ख़त्म होना शुरू हो गए थे। इंटरेस्टिंग है। या एज ऑफ इजिप्शियन पिरामिड 10⁻11 है। तो जाओ, जिसको आर्कोलॉजी करनी है। बस इतना था आज के लिए, और ये एरर वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एक बार रिवाइज़ कर लेना, कुछ नए नए टर्म्स पढ़ाए आज मैंने और सर्च करने के लिए बोला, उनको पता लगाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।